अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम एंथैल्पीज़ कैलकुलेट करेंगे फॉर अ केमिकल रिएक्शन। पहले हमने कोई फ़िज़िकल प्रोसेस फ़िज़िकल चेंज जिसमें हो उसके लिए हमने एंथैल्पीज़ कैलकुलेट की थी। आज हम देखेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो या कोई केमिकल चेंज हो रही हो, रिएक्टेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हों, तो फॉर सच अ रिएक्शन एंथैल्पी चेंज क्या होगी। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस वो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे होते हैं। तो वी कैन अज्यूम दैट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी। ये हमने पहले भी पढ़ा है। प्रोवाइडेड द वर्क डन इज़ एक्सपेंशन वर्क। तो अगर हमने किसी पर्टिकुलरली किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी हो तो वी कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। जैसे आपके पास इक्वेशन दी हुई है कि चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, ये जो आपके पास डेल्टा एच वाली इक्वेशन है, तो अगर हमें प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी एब्सोल्यूट एंथैल्पी और रिएक्टेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ एंथैल्पीज पता हों तो उनके डिफरेंस से हम डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इट इज़ हार्ड कि हम मेजर कर सकें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। सब्सटेंसेस की हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ एंथैल्पीज हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि वी कैन ओनली मेजर द रिलेटिव वैल्यूज़। हम उनको स्टैंडर्डाइज कर लें, एक आर्बिट्ररी रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको हम सेट कर लें तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है फॉर मेजरिंग द एंथैल्पीज, दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये एफ जो है इट स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन, और जो ये नोटेशन है डिग्री का दैट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस विच आर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो we assume that standard enthalpy of formation of any element in its most stable form is considered as 0. For example, ऑक्सीजन गैस की आप एग्जांपल लें, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस O2। एक ये है O2 इसकी फॉर्म ऑक्सीजन एलिमेंट की, और एक इसकी फॉर्म है O3 ओजोन जिसको बोलते हैं। ये दोनों जो हैं O2 और O3 ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन की। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं कि व्हेन एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, और these structures have different arrangement of atoms and they have different physical and chemical properties। अभी देखिए ऑक्सीजन, अगर एक हम इसको एटम को एक एलिमेंट कंसिडर करें तो ये एक फॉर्म तो इसकी ऑक्सीजन गैस होगी O2, और दूसरी इसकी एक फॉर्म है ओजोन O3 है, जो कि आपके पास ये स्काई में होती है। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन भी आपने सुना होगा बिकॉज ऑफ सम हार्मफुल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हाइड्रोकार्बन्स, उनकी वजह से उसकी ये ओजोन जो है ना ये डिकम्पोज हो रही है, तो विच इज़ नॉट गुड एंड इट इज़ अलाउइंग हार्मफुल रेज ऑफ सन यूवी रेज टू पेनिट्रेट इन द अर्थ जोन। तो बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट के मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है दिस इज़ मोर स्टेबल दैन O3। O2 जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन गैस, दिस इज़ मोर स्टेबल। और और ये स्टेबल कंडीशंस कौन सी हैं टेम्परेचर की और प्रेशर की? 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या कहते हैं कि हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन उसको हम ज़ीरो लेते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, जबकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3 जो है दैट इज़ इक्वल टू 142.2 किलो जॉल पर मोल। कहने का मतलब ये है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन O3 की ज़्यादा होगी, जबकि गैस की हम ज़ीरो लेते हैं। आप देखें कि आपके पास जो नॉर्मल अर्थ पे कंडीशंस हैं उस पर ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में होगी और वो एग्जिस्ट करेगी। तो हम जो इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ऑक्सीजन की O2, जब हमारे पास टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर हो और 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और ये नेचुरली अबंडेंट हो, तो इसको हम
ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरह एक और एलिमेंट है कार्बन, और कार्बन जो है वो दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक ग्रेफाइट है, एक डायमंड है। तो आप देखें ग्रेफाइट और डायमंड की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट है। ग्रेफाइट आप इसकी अगर इसको देख लें तो दैट इज़ ऑफ ब्लैक कलर, जबकि जो डायमंड है, डायमंड आपको पता ही है कि इट्स अ हार्ड सब्सटेंस, कार्बन एटम्स का कोवलेंट बॉन्ड बना होता है और इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। तो जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं 1 एटमॉस्फेयर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो इस पे जो ग्रेफाइट है दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, और इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज़ टेकन एज ज़ीरो। जबकि डायमंड की इन्हीं कंडीशंस पर, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन थोड़ी हायर है एंड इज़ टेकन एज 1.90 किलो जूल पर मोल। तो ये हमने रेफरेंस जो है ना ये सेट कर लिया एलिमेंट्स के लिए, और इसकी बेस पर हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। दिस इज़ द हीट चेंज दैट रिजल्ट्स when 1 mole of compound is formed from its elements at a pressure of 1 atmosphere and 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपली हम कहते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड कैसे बनेगा? एलिमेंट से। when 1 mole of compound is formed from its elements at standard conditions, तो उस वक्त जो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह देंगे। तो हमारे पास जो ये एक नेक्स्ट स्लाइड पे टेबल है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये आपको इसमें कुछ वैल्यूज़ दिए हैं कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की, तो ये कैलकुलेट की हुई है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस विच इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप इसमें देखें जो हमारे पास जो सॉलिड कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, नॉट कंपाउंड्स, एलिमेंट्स जो हैं सॉलिड एलिमेंट्स, उनकी जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो ज़ीरो है। जैसे देखिए सिल्वर है, देन आपके पास कार्बन है, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स हैं उनकी कार्बन की ज़ीरो है, नॉट फॉर डायमंड। इसी तरह कैल्शियम जो हमारे पास सॉलिड है मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो उसकी ज़ीरो है। कॉपर मेटल है हमारे पास, उसकी भी ज़ीरो है। इसी तरह इस वाली साइड पर देखें तो मरकरी जो है ना, मरकरी लिक्विड फॉर्म में स्टेबल होगा और उसकी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो ली हुई है। इसी तरह हमारे पास जिंक है, जिंक सॉलिड मेटल, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो है। एंड देन इसके अलावा जो हमारे पास गैसेज हैं, डायटोमिक गैसेज हैं, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन एंड फ्लोरीन F2, हाइड्रोजन, या फिर आयोडीन गैस, नाइट्रोजन आपके पास एयर में भी है, ऑक्सीजन, तो इनकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन है वो भी ज़ीरो ली गई हैं। और इसके अलावा बाकी की स्टैंडर्ड कंडीशंस पर कैलकुलेट की हैं, किसी की पॉजिटिव है और किसी की नेगेटिव है। तो इसका हमें फ़ायदा क्या है कि वंस वी नो द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन, तो इनसे जो अगर रिएक्शन हो रहा है, ये किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही हैं, तो हम अगर प्रोडक्ट्स में हैं तो उनकी टेबल से उठा सकते हैं वैल्यू स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन, और जो रिएक्टेंट्स वाले में जो रिएक्टेंट्स यूज़ हुए हैं उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन उठा सकते हैं, और उसको हम मिला के माइनस करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टेबल का हमें ये फ़ायदा है। ये एक रिएक्शन कंसिडर करें जिसमें ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए आर रिएक्टिंग विद बी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, या मोल्स कह लें, ए मोल्स ऑफ ए आर रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव सी मोल्स ऑफ सी विच इज़ अ प्रोडक्ट एंड डी मोल्स ऑफ डी विच इज़ अनदर प्रोडक्ट। तो इसमें ए बी सी डी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं या नंबर ऑफ मोल्स हैं जो यूज़ हुए हैं केमिकल रिएक्शन में। तो उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर हम, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहें, तो दैट कैन बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट्स हैं, तो दोनों रिएक्टेंट्स की जो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन है अलॉन्ग विद देयर नंबर ऑफ मोल्स, ये ऐड हो जाएंगी और हम माइनस करेंगे कैसे? प्रोडक्ट्स की जो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन है आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम विद नंबर ऑफ मोल्स, तो उनको ऐड करके फिर माइनस करेंगे
रिएक्टेंट्स की एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशंस के सम से, या इसको हम शॉर्ट करके लिखें तो enthalpy of this chemical reaction या standard enthalpy of this chemical reaction will be equal to sum of enthalpies of formation of products minus sum of enthalpies of formation of all the reactants. यहाँ पे जो ये साइन है that stands for sum करें, हम ऐड करें, प्लस करें, और जो ये लिखा हुआ है n और m, these are the number of moles या stoichiometric coefficients, और जो ये डिग्री का साइन है दैट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो इसमें अगर हम इसकी जो अब क्या है, हमें क्या पता होनी चाहिए, हीट स्टैंडर्ड एंथैल्पी या और ये हीट ऑफ फॉर्मेशंस, ये डेल्टा एच नॉट एफ, ये हमें पता होनी चाहिए। हमें पता होंगी तो हम इजीली इनको सम करके फिर माइनस कर सकते हैं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देयर आर टू मेथड्स, एक तो है डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली हम इसकी टेबल से हीट ऑफ फॉर्मेशन देख लेंगे और माइनस कर देंगे। कंसिडर रिएक्शन, फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन ग्रेफाइट इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ये कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है, इट इज़ गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें। यहाँ तो मैंने दिया हुआ है कि -393.5 किलो जूल पर मोल है इसकी हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये अगर हम कैलकुलेट करना चाहें बेस्ड अपॉन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम जो आपको पहले टेबल बताया था उसमें से हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज़ निकालेंगे, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की और कार्बन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, -393.5। अगर हम यहाँ टेबल पे जाएं तो ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड की गिवन है -393.5, ये हमने यहाँ से उठाई। देन हम ये तो हमारी प्रोडक्ट होगी, ठीक है, माइनस सम ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो कार्बन ग्रेफाइड है इसकी ज़ीरो है और ऑक्सीजन की भी ज़ीरो है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो ये क्या हो गया, -0 करें तो वी एंड अप विद दिस -393.5 किलो जूल पर मोल। तो हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ -393.5 किलो जूल पर मोल। इन केस यहाँ पर ये दोनों सेम होंगी, वाई, बिकॉज जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 थी, तो ये सम होके माइनस होके भी वही आंसर आएगा। अच्छा, जो दूसरा मेथड है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का, दैट इज़ इनडायरेक्ट मेथड, या इसको हम हेसेस लॉ भी बोलते हैं। ये तब हम यूज़ करते हैं कि अगर डायरेक्टली हम एलिमेंट से सिंथेसाइज ना कर सकें कोई कंपाउंड, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सारे कंपाउंड्स हम डायरेक्टली फ्रॉम देयर एलिमेंट्स नहीं सिंथेसाइज कर सकते, हमें कोई और कंपाउंड्स यूज़ करने पड़ते हैं टू गेट द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, या फिर समटाइम्स रिएक्शन बहुत स्लो होता है या साइड प्रोडक्ट्स और भी प्रोड्यूस हो जाती हैं अदर दैन द डिज़ायर्ड कंपाउंड। तो इस केस में हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, दैट इज़ बेस्ड अपॉन हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन। और वो क्या है कि व्हेन द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, change in enthalpy is same whether the reaction takes place in one step or in a series of steps। मतलब कि अगर हम एक मेन रिएक्शन है और उसको हम ब्रेकअप कर दें नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेप्स में, सीरीज ऑफ रिएक्शंस में हम उसको ब्रेकअप कर दें, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो हम इंडिविजुअल जो रिएक्शंस की हीट ऑफ रिएक्शन है उसको हम ऐड अप करें, तो दैट कैन गिव द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। मतलब अगर सपोज हमारे पास उसको हम ब्रेकअप करते हैं तो हमारे पास दो स्टेप्स में ब्रेकअप करते हैं, डेल्टा H1 और डेल्टा H2, और जो मेन हमारे पास डेल्टा H है फॉर द ओवरऑल रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये हम क्यों हेसेस लॉ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं
कि enthalpy is a state function. It will depend only on the initial and final states. What kind of path it has followed, हम उस पर वरी नहीं करते, as long as we know the initial and final state, कि हमारी reactants और products की initial और final states क्या हैं, तो उनसे हम जो है calculate कर सकते हैं heat of reaction, whether the reaction is taking place in one step or many steps. As long as the overall reaction हमारे पास है और उसमें reactants और products हमारे पास आती हैं, तो हम उनको sum या add करके हम तो ओवरऑल हीट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हेयर द कार्बन इज़ अगेन अंडरगोइंग कंबस्शन रिएक्शन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये इसका एक डायरेक्ट मेथड अगर देखें वो तो ये है कि हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस enthalpy of formation of carbon graphite and minus enthalpy of formation of oxygen। वो जो आपके पास पहले वाली इक्वेशन थी समेशन वाली, उसको यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें अगर हम टेबल में हमें जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -110.5, ये लगाएं और वही उसी समेशन वाले फार्मूले में निकालें, और कार्बन की ग्रेफाइट की 0 है और ऑक्सीजन की 0 है, तो एक तो ये डायरेक्ट मेथड है कैलकुलेट करने का। बट दूसरा जो हमारे पास अगर इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करें तो हम कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हम किसी और कंपाउंड से फॉर्म करते हैं, और किसी और कंपाउंड से कैसे फॉर्म हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये 2 रिएक्शन दिए हुए हैं नीचे। एक में कार्बन जो ग्रेफाइट है दैट इज़ रिएक्टिव विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो बी फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब आप ये कहेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बीच में कहाँ से आ गया, यहाँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है। हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास ये पहला रिएक्टेंट जो है कि कहाँ पे आ रहा है। ये 2 इक्वेशन सपोज हमारे पास दी हों तो हम इसमें से इसको फिट करेंगे। कैसे कि कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पे भी हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं, तो ये हम इधर से ले लेते हैं। अब इसमें जो एक चीज़ प्रोड्यूस हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो अगर हम ये जो नीचे वाला रिएक्शन है इसको रिवर्स कर दें, यानी हम इस फॉर्म में ले आएँ, बी को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ चेंजिंग बैक टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसको रिवर्स कर दिया। अब आप देखें जो ये ए है हमारे पास, ठीक है, ए से क्या बना? कार्बन से ऑक्सीजन बनी, कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्ट हुई और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर किस में चेंज हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो हम इनडायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम क्या करें, ए और सी को हम ऐड करें, यहाँ पे दिया हुआ है ये ए है, ए इक्वेशन थी हमारे पास, कार्बन और ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट गिव कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -393.5 है। फिर हमने जो सी इक्वेशन थी, जो हमने रिवर्स किया था इस इक्वेशन को, जब हमने इस इक्वेशन को रिवर्स किया है तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, और साथ में इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो भी रिवर्स होगी। इस रिएक्शन के लिए, बी रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन -283 है। जब इसको रिवर्स किया है तो उसको हम +283 लिखेंगे किलो जॉल पर मोल। तो इसी को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे। अब इसको आप ऐड अप करें, ये डी जो इक्वेशन है इसमें ऐड अप हुई हुई है, देखें ये कार्बन होगी, ठीक है, देन ये ऑक्सीजन और ये हाफ ऑक्सीजन है। जब ये आप -½ ऑक्सीजन को उधर लेके आए तो 1 - हाफ रह गया, हाफ ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कैंसिल हो गया और इधर जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट में लेफ़्ट हो गया। मतलब ये बिल्कुल जिस तरह आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन होती है ना मैथ्स में, इसी तरह ये आपके पास केमिकल इक्वेशन में भी आप प्लस माइनस इधर लेफ़्ट राइट पे जाके कर सकते हैं।
तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये मेन इक्वेशन डी वही बन जाती है जो आपकी स्टार्टिंग में थी। कौन सी वाली? ये वाली। पास प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है और रिएक्टेंट्स में हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो इसी तरह इनके जो हीट ऑफ रिएक्शंस हैं वो भी आप उनको ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइंस गिवन। तो ये जो ए रिएक्शन था इसकी हीट ऑफ रिएक्शन -393.5 है और जो सी रिएक्शन है आफ्टर रिवर्सिंग उसकी हीट ऑफ रिएक्शन 283 है। मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना कार्बन मोनोऑक्साइड में बड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, दैट्स वाई प्लस साइन है। तो इसको जब हम सम अप करेंगे तो ये माइनस होगा और साइन इसका नेगेटिव आएगा क्योंकि ये जो बड़ी वाली है फिगर इसके साथ नेगेटिव का साइन है। तो इसके बेस पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की कैलकुलेट की गई है दैट इज़ -110.5, ये इनडायरेक्ट मेथड से। और इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या प्रोड्यूस किया है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर आगे कन्वर्ट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो हमने ये जो मेन रिएक्शन था, ठीक है, इसको हमने 2 स्टेप्स में कन्वर्ट किया है, ए और सी, और उनको फिर हमने ऐड कर लिया है। तो उसका जो है देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से जो वैल्यू आई है वो इनडायरेक्ट मेथड के इक्वल है। अच्छा क्लास, हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन है इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। आपके पास ये एसिटिलीन है, इसका फार्मूला है C2H2 और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। ये रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है फ्रॉम ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन, एंड यू आर प्रोवाइडेड विद दिस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन है ये स्टेप्स। ये इसका इनडायरेक्ट मेथड है कि पहले जो है कार्बन से ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में कंबस्शन हो रही है ग्रेफाइट की, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। फिर एक और रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, इससे वाटर बन रहा है। और फिर एक और रिएक्शन दिया है जिसमें एसिटिलीन की कंबस्शन दी हुई है। ये C2H2 आपके पास दिया हुआ है, इसकी कंबस्शन का रिएक्शन शो किया हुआ है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर बन रहा है। और इन तीनों रिएक्शंस की हीट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो गिवन है। तीनों कंबस्शन के रिएक्शंस हैं और उनके हीट ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर गिवन है। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है, बट आपको क्या कैलकुलेट करना है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन, ये जो आपका मेन रिएक्शन है। तो अब हमें क्या करना है? हमें इसको रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू आवर मेन रिएक्शन। ये जो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं इनको हमने रीअरेंज करना है या उसको सेट करना है। जो हमारे पास ये जो ऊपर जो हमारी ओवरऑल मेन इक्वेशन है ये दिया, हम इस पे फोकस रखेंगे कि ये जो मेन इक्वेशन है। तो यही स्ट्रेटजी है कि हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन को कैलकुलेट करना है फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इवन एसिटिलीन भी इनडायरेक्टली इन रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इन रिएक्शंस को हम अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेट करेंगे। अब ये हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे किया है। आप ये देखें, हमारे पास ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो हम पहला स्टेप देखते हैं, ए को देखते हैं, या पहले हम ग्रेफाइट को देखते हैं, कार्बन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन यूटिलाइज हो रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, ये ओवरऑल रिएक्शन आपके पास लिखा हुआ है, इसमें 2 मोल्स ऑफ कार्बन यूटिलाइज हो रहे हैं। तो हम इसको कंपैटिबल करने के लिए, मैच करने के लिए, जो हमारे पास ये जो ए है ये रिएक्शन, इसमें आप देखें ग्रेफाइट की कंबस्शन शो हो रही है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम इसको इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कर दें, 2 मोल्स ऑफ कार्बन। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये ए को मल्टीप्लाई करें किससे? 2 से, तो हम यहाँ भी 2 लिखेंगे, इधर भी 2 लिखेंगे और इधर भी 2 लिखेंगे, और ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हमारे पास आएगा? ये आएगा कि ये जो एक इक्वेशन थी इसको हमने
2 से मल्टीप्लाई किया है ओवरऑल। इवन इसकी हीट ऑफ रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने इसको सेट करना है इस मेन इक्वेशन के, जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे, और जो रिएक्टेंट में है और जो प्रोडक्ट में है उसको इसके हिसाब से इन इक्वेशंस को रिवर्स करेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो पहले तो हमने ये कर लिया कि ए जो हमारे पास रिएक्शन था इसमें हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें जो सेकंड है हमारे पास हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन का यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में 1 मोल यूज़ हुआ है और इस वाले रिएक्शन में भी 1 मोल यूज़ हो रहा है, तो वी डोंट नीड टू चेंज या द नंबर ऑफ मोल्स हियर, क्योंकि ये सेम ही है। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्टेंट स्टेज में है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट स्टेज में है, तो हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे। प्लस ये जो पहले वाला रिएक्शन था जिसमें कार्बन ग्रेफाइट है, यहाँ पर रिएक्टेंट में, यहाँ पर भी रिएक्टेंट में, हम इसको भी डायरेक्शन इसकी रिवर्स नहीं करेंगे। तो फॉर द हाइड्रोजन पार्ट यानी जो बी रिएक्शन है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब आप आ जाएँ थर्ड पे विच इज़ सी, इसमें हमें एसिटिलीन की कंबस्शन दी हुई है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आप देखें नंबर ऑफ मोल्स और दूसरा जो है ये रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट है। तो आप ये देखें कि ये यहाँ पर इस मेन रिएक्शन में जो एसिटिलीन है CH2H2 ये प्रोडक्ट साइड पे दी हुई है, जबकि इस रिएक्शन में एसिटिलीन कहाँ पे दी है? रिएक्टेंट साइड पर दी है। तो हमें इसको चेंज करके हमें प्रोडक्ट साइड पर लाना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट में है, तो इसको हम रिवर्स करेंगे। ये जो रिएक्शन सी है हमारे पास इक्वेशन सी, इसको हम रिवर्स करेंगे। वी हैव टू मैच इट विद दिस ओवरऑल पोजीशन ऑफ एसिटिलीन इन द मेन रिएक्शन। तो हम जब इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट पे चला जाएगा और एसिटिलीन और ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट्स में चला जाएगा। एक तो ये चीज़ होगी। फिर हम इसी इक्वेशन के साथ एक और चीज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन यूज़ हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें 1 मोल है, तो इसको हम 1 मोल में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/2 से। जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। बस सबको ही 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, रिवर्स में लिखा हुआ है। इसी तरह इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो काम किए हैं, एक तो हमने इसको रिवर्स किया है बिकॉज इन द मेन इक्वेशन हमारे पास एसिटिलीन प्रोडक्ट साइड पर है, तो हमें इसे भी प्रोडक्ट साइड पर रखना पड़ेगा। दूसरा हमने नंबर ऑफ मोल्स सेम किए हैं, तो हमने हाफ से क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। और जब हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसको भी हम इस पर भी वही स्टेप्स करेंगे। एक तो हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये माइनस के बजाय ये प्लस हो जाएगा, और दूसरा हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आधा रह जाएगा, ये 1299.4। अब ये आपके पास जो ये 3 इक्वेशंस है, ठीक है, पहले हमने जो ये पहली इक्वेशन थी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसकी हीट ऑफ रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, मैं पहले बताना भूल गई थी। हाइड्रोजन एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि ये मैच करी है एज इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ये मैच करी है, इसको एज इट इज़ रखेंगे। और तीसरी इक्वेशन है इसको हमने रिवर्स भी किया है और हाफ से मल्टीप्लाई भी किया है, साइन भी चेंज हुआ है और हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करके हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल गिव यू द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। नेक्स्ट पेज पे देखें, हमने इनको ऐड अप किया है, ये जो साइन चेंज किया है ये एज इट इज़ है, ये हमने साइन भी चेंज किया है और हाफ से मल्टीप्लाई भी किया है। तो ये आता है क्या? हीट ऑफ रिएक्शन 226.6 किलो जॉल पर मोल। ये हीट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी कैन बी इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ज़ाहिर है ये एसिटिलीन फॉर्म हो रही है किससे? कार्बन से और हाइड्रोजन से, तो ये यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वलेंट है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है और हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड हीट विल बी टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग। दिस इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन इसलिए भी कहेंगे कि देखें ना, एलिमेंट्स से ये फॉर्म हो रही है, बेसिक एलिमेंट्स कार्बन है और हाइड्रोजन से। बट ओवरऑल इसकी हीट ऑफ रिएक्शन हमने क्या किया है कि दूसरी जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी
उसको हमने मैनिपुलेट करके उसको थोड़ा सा चेंज करके प्रोसेस करके हमने ऐड अप करके हमने उसको यूटिलाइज़ कर लिया है। तो ये क्या किसको फॉलो कर रहा है? हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन को ये फॉलो कर रहा है ये मेथड।